अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो मेरे इस चैनल पर न्यू है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक पूरा कोर्स है, ठीक है। अब मैं लेक्चर 1 में मैंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी करेक्टरिस्टिक्स और उसके जो कंपोनेंट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। अब लेक्चर 2 में हम जिनको डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट, और सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट. Organizational boundaries is a term used in business and the legal profession mainly to distinguish one company from a separate but related company or institute. Organizational boundaries एक टर्म है, ठीक है, बिजनेस में यूज़ होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि लीगल प्रोफेशन मेनली टू डिस्टिंग्विश, जो डिस्टिंग्विश कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, एक कंपनी को दूसरी से सेपरेट कर देता है। लेकिन सेपरेट कंपनी से जिसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट हो, वर्किंग इन्वायरमेंट डिफरेंट हो, तो उससे डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज को हम ये कह सकते हैं कि ये सेपरेट कर देती है टू इट्स इन्वायरमेंट की बेस पे सेपरेट कर देती है एक कंपनी को दूसरी कंपनी से। अगर एक कंपनी का इन्वायरमेंट डिफरेंट है दूसरी कंपनी से तो वो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। स्पेशल एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बीइंग स्पेशल और टेम्पोरल, as is done in day-to-day business management theory. Examples of spatial organizational boundaries include a company office, retail store or work area. अब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज के एग्जाम्पल में आ जाता है कंपनी ऑफिस, रिटेल स्टोर और वर्क एरिया। अब तीनों जो कंपनी का ऑफिस, रिटेल स्टोर और वर्क एरिया, इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। वाइल टेम्पोरल बाउंड्रीज कैन बी ओपन ऑफिस आवर्स, इंडिविजुअल शेड्यूल, कंपनी पॉलिसीज एंड डेडलाइंस। अब कंपनी ऑफिस, रिटेल स्टोर, वर्क एरिया, इसको हम स्पेशल बाउंड्री कहेंगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री। और बाकी जो ओपन ऑफिस और इंडिविजुअल शेड्यूल, कंपनी पॉलिसी और डेडलाइन जो थी, इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पोरल बाउंड्रीज, जो चेंज होती रहती है, डेडलाइंस, कंपनी पॉलिसीज चेंज होती है, टेम्पोरल बाउंड्रीज कहते हैं उनको, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट और इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स विद इन अ लार्ज कंपनी। अब ये बाउंड्रीज अप्लाई की जाती हैं किस पे, सेल्फ सफिशिएंट और इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स पर। एक लार्ज कंपनी, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, तो उन पर ये क्या करते हैं, अप्लाई हो सकती है। साइक्लिकल बाउंड्रीज. Yet another approach is to identify boundaries by examining the information and resources that are cyclically received, processed internally or sent outside of the organization. Like मैंने आपको बताया था, कंपनी की ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपनी की सेल एंड परचेज हो रही होती है, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में लाते हैं, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होती है, और जब प्रिपेयर हो जाती है रिपोर्ट तो उसको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ऑडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, तो मतलब सब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। द इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द साइकिल आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री। और जो इस साइकिल का, जो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, वो क्या कहते हैं, उन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं कि दे आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो वो कितने टाइप्स, उसकी टाइप्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हैव एन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं, माइक्रो लेवल पे, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फोर्सेस और कंडीशंस or surroundings within the boundary of the organization are the elements of internal environment of the organization. कोई भी forces, conditions या surroundings within the organization जो होती हैं, उन सब elements को क्या कहते हैं, वो सारे elements क्या होते हैं, internal environment के elements होते हैं। within the country जो भी activities होंगी, कोई भी forces apply हो रही होंगी, कोई भी rules and regulations, जो भी conditions होंगी, तो वो सारे क्या होंगे, internal environment के element होंगे। Internal environment generally consists of those elements that exist within or inside the organization.
इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करती है उन एलिमेंट्स पर जो विद इन या इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हो, सच एज फिजिकल रिसोर्सेज, इन्वेंट्री हो गई, कैपिटल हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंस हो गया, कैश हो गया, एसेट्स हो गए, और ये भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स वही होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑनर्स होते हैं सारे, ये भी जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशंस गुडविल, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ दीज आर टेंजिबल सच एज फिजिकल फैसिलिटी, ये सारे टेंजिबल भी होती हैं और इंटेंजिबल भी होती हैं। टेंजिबल कौन सी हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़, प्लांट कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, और जो इंटेंजिबल है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, रिवॉर्ड एंड टास्क स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, पावर स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, ये क्या है, सारे इंटेंजिबल इंटरनल इन्वायरमेंट के क्या हैं, इंटेंजिबल एलिमेंट्स हैं। ये पॉइंट्स में बताया हुआ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट वो क्या होते हैं, ऑनर एंड शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, जब और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इमेज, गुडविल। अब इस पिक्चर में इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो यहाँ बुलेट पॉइंट्स में नहीं थे तो मज़ीद जो है पिक्चर्स में ऐड कर दिए कि कैपेबिलिटीज़ होगी, एम्प्लॉय मिक्स, कॉर्पोरेट कल्चर, स्ट्रेटजी सक्सेस, स्टेक होल्डर गोल्स, मैनेजमेंट वैल्यूज़, रिसोर्सेज, ये सारे क्या हैं पिक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। पिक्चर में यही एलिमेंट हैं सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के, जितने भी एलिमेंट हैं वो पिक्चर में शो किए हुए हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आती है। फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी एलिमेंट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एलिमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो कंट्रोल ओवर हाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स विल शेप अप। अब इंटरनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज जो होगा तो वो एक कंपनी के लिए रिस्क भी हो सकता है। मैनेजर्स हैव टू कंटिन्यूसली रीड सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू स्पॉट एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ और एंड थ्रेट्स। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज होगा वो बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन और साथ साथ थ्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सडन इन्फ्लेशन आ जाता है, एक थ्रेट है। अगर टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट डेवलपमेंट होती है तो ये क्या होगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। वो अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, और कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होती है अगर, ठीक है, और ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हो जाती है तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बिजनेस ग्रो करेगा। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, लीडरशिप एंड मार्केट डोमिनेंस। इट ऑल्सो possess the threat of obsolescence for products, technology and markets. While one section of an organization faces opportunity, another faces threats from a similar environment. अब वही बात आ गई कि जहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट एलिमेंट है अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो अनदर फेसेस, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होगा जो अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा, उसके लिए वो जो अनसर्टेनिटी होगी वो एज एन अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएगी। लेकिन उसी डिपार्टमेंट में अगर हो सकता है इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट पे वो एज अ थ्रेट अफेक्ट करे, ठीक है। परहैप्स बिकॉज देयर इज डिफरेंशिएशन इन देयर रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड इंट्रेंच्ड पोजीशंस विद इन द इंडस्ट्री। तो इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अब द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लार्ज सर्कल है, ओवल शेप, ठीक है, वो है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है लीडरशिप, स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट गोल्स और मैनेजर्स, कल्चर, नॉर्म्स, रिलेशनशिप, लीडरशिप जो भी है, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, स्ट्रक्चर, ये क्या आ जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी क्या होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जो उस इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल, लीगल फोर्सेस,
इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और सोशो कल्चर फोर्सेस। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर क्या होते हैं? The political legal factors of the general environment refer to the business-government relationship and the overall political situation of a country. कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट उस पर पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है कुछ बिजनेसेस को, जिस अगर पार्टनरशिप है आपकी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट बिजनेस को रन करती है, आपका रिलेशनशिप है गवर्नमेंट का और उस कंपनी का, तो अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। उस कंपनी की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट चेंज होने पर क्या हो जाएगी? अफेक्ट होगी। अ गुड बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशनशिप इज एसेंशियल टू द इकोनॉमी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द बिजनेस। गवर्नमेंट अगर बिजनेस को सपोर्ट करती है तो मोस्टली बिजनेस को जो है इसका बेनिफिट होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ जाती है, कोई भी इशू आ जाता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो फिर बिजनेस को अफेक्ट करेगा वो। The legal environment consists of laws and regulatory frameworks in a country. Legal environment कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, तो वो बिजनेस पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। मैनी लॉज रेगुलेट द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइजेस सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द कंपनी लॉ, जस्ट टू नेम अ फ्यू। बिजनेस लॉ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो बिजनेस में पढ़ाया जाता है। वो उसमें सारे लीगल एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं कि आप किस जो बिज़नेस का लीगल एनवायरनमेंट है उसमें ही रहकर आप लोग क्या करते हो, अपना बिजनेस रन करते हो। वो डिफरेंट एक्ट्स हैं, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, तो वो सारे उसमें आ जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चीज़ों की रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे तो आपकी बिजनेस को अफेक्ट ज़रूर करेगा वो, तो क्योंकि उसमें भी चेंजेस आएंगी फिर। इन अदर कंट्री वी सी मैनी सच पॉलिसीज। इम्पोर्ट पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ड्रग पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स में आती हैं। ये सारी क्या करती हैं? ये सारी पॉलिसीज़ अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव भी करती हैं इफेक्ट, और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है कभी कभी। अगर चेंज आता है पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिशियन चेंज हो जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट में कोई भी इशू आता है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो पॉलिसीज़ में भी पॉलिसीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए तो फिर बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। तो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें चेंजेस आती हैं और वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है इससे। समटाइम्स द गवर्नमेंट परस्यूज अ नेशनलाइजेशन पॉलिसी फॉर स्टेट ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब ये गवर्नमेंट के अंडर होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कंपनी को नेशनलाइज या प्राइवेटाइज कर सकती है, ठीक है। नेशनलाइज होता है कि प्राइवेट कंपनी एक ऑनर है, बिजनेस ऑनर है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसकी कंपनी को नेशनलाइज कर देती है तो वो प्राइवेट नहीं रहेगी, वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और नेशनलाइजेशन पॉलिसी में यही होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने कंपनी को क्या कर देती है? प्राइवेटाइज कर देती है। इकोनॉमिक फैक्टर। द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओवरऑल स्टेटस if the economic system in which the organization operates. इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम का ओवरऑल स्टेटस। द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर फॉर बिजनेस आर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स यही होता है बिजनेस का, इन्फ्लेशन हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाते हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा हो तो उससे क्या होगा? ये इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, उसको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। दीज फैक्टर्स ऑफ द, क्योंकि और कंपनी क्या है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक है, उसको फेस करना पड़ता है। और उसके लिए वो क्या है? वो स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकती है, कम से कम अफेक्ट हो कंपनी, तो वो स्ट्रेटजीज तो प्लान कर सकती है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती एक्सटर्नल फैक्टर्स को। These factors of the economy always affect the demand for products. During inflation, the company pays more for its resources and to cover the higher cost of for it.
इन्फ्लेशन में वही आती है कि कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज के लिए। दे रेज कमोडिटी प्राइसेस, उनकी प्राइसेस क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं वो। द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, द कंपनी कैन बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट हु इट हायर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाएगा तो कंपनी क्या हो जाएगी, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सिलेक्टिव हो जाएगी। जो एक्स्ट्राज होंगे उनको क्या कर देगी, फायर ऑफ कर देगी। एक्सपीरियंसड होंगे, जो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका वर्कलोड उन पर ज़्यादा कर देगी। लेकिन क्योंकि अब उनको पे भी तो करना होगा, और फिर इन्फ्लेशन है, ठीक है, और जो है वो लॉस में जा रही है कंपनी, तो वो एम्प्लॉयज़ को क्या कर देगी, फायर ऑफ कर देगी। बट कस्टमर्स बाइंग पावर इज़ लो। इन्फ्लेशन में यही होगा कि प्राइसेस हाई हो जाती हैं, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं उनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर जो है वो लो होती है। एज फ्यूअर पीपल आर वर्किंग, क्योंकि बहुत से कम लोग, अब सैलरी पेमेंट नहीं, इनकम नहीं है किसी के पास, ठीक है, पैसे नहीं है तो वो कैसे परचेज़ करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो फिर वो किस तरह, जब जॉब्स ही नहीं है तो कमा ही नहीं रहे तो वो किस तरह परचेज़ करेंगे। लेकिन कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो भी हाई हैं, तो ये सारे सीन क्रिएट हो जाता है। ये कंपनी इस फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसीलिए कहते हैं कि कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। स्ट्रेटजीज तो प्लान कर सकती है कि किसी हद तक कंट्रोल कर सके, ठीक है, किसी हद तक अफेक्ट होने से अपनी कंपनी को बचा ले, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड द ट्रेंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इनकम लेवल क्या है, उनकी परचेसिंग पावर क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उनका, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है। इट डिनोट्स टू द मेथड्स अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो भी मेथड अवेलेबल होता है रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने का, तो उसको डिनोट करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। मैनेजर्स मस्ट बी केयरफुल अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट बी एक्यूरेट इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे मस्ट बी अडॉप्टेबल टू दैम। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट, बायोटेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो फोर्थ। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स, और जिन पे कंपनी क्या कर रही होती है, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, ये सारी चीज़ें जब भी वेबसाइट्स होती है कंपनी की जिन पे ऑनलाइन सेलिंग कर रही होती है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस आती हैं तो फिर उनको अपनी वेबसाइट में भी डिफरेंट चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो क्या करते हैं ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। इंटरनेट, बायोटेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी फैक्टर जो है इसी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, एडवांसमेंट आ रही हैं, तो कंपनी पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जितना जल्दी इस टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस हैं, डायमेंशंस हैं, अगर उनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, कंपनी फिर फास्टली ग्रो करती है। The effects of technological changes occur primarily through new products, process and material. An entire industry may be transformed or revitalized due to the use of new technology. ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एडवांसमेंट आ जाती है, एडवांसमेंट न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करती है कंपनी, तो कंपनी क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू न्यू एनवायरनमेंट एंड न्यू, एक नई शेप आ जाती है, ठीक है, बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। अ क्विक एंड थॉरो स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हेल्प्स मैनेजर अचीव अ हायर मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ द अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वही बात होगी कि मैनेजर्स को हेल्प करती है टू अचीव हायर मार्केट शेयर बिकॉज उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत अर्ली अडॉप्ट कर लिया था। सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर में आता है customs, norm, values and demographic characteristic of the society in which the organization operates, and what made up the socio-culture factor of the general environment. The socio-culture dimension must be well studied by a manager. It indicates the product, services and standards of conduct that society is likely to value and appreciate. इसमें आ जाता है कि कल्चर पे फोकस होता है, ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो सोसाइटी जो है उसको अडॉप्ट करे, ठीक है, अप्रिशिएट करे और उस प्रोडक्ट को वैल्यू दे। द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सो डज द टेस्ट एंड नेसेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
Social culture forces includes culture, lifestyle changes, social mobility, attitude toward technology, and people's value, opinion, and beliefs. सोशियो कल्चर फैक्टर टोटल एक इंडस्ट्री का नहीं बल्कि जो इन्वामेंट है, जो मार्केट इन्वामेंट है, मार्केट का एक जो भी कंज्यूमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, उनका कल्चर, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी सोशल मोबिलिटी, उनके एटीट्यूड टूवर्ड टेक्नोलॉजी कि क्या उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, क्या उनको भी नो हाउ है जो टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में. अगर उनको नॉलेज ही नहीं होगा वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे. ये सारी चीज़ें, ये सारे फोर्सेस जो है वो सोशियो कल्चर फैक्टर्स में आता है. ठीक है. देयरफॉर मैनेजर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन need to study and predict the impact of social and cultural changes on the future of business operations in term of meeting consumer needs and interest. अब कंज्यूमर की नीड्स एंड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए तो वो क्या करेंगे कि सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे और फिर उसी तरह से अपने बिजनेस ऑपरेशंस में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे ताकि जो कंज्यूमर है उनकी वांट्स एंड नीड्स क्या हो, फुलफिल हो सकें और वो सेटिस्फाई हो सकें. थैंक यू सो मच.